सो वेलकम बैक। तो ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई को। एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई का ये पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पे पार्ट 1 में हम एटम को देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो आपको पार्ट 2 मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियाई के रिगार्डिंग मिलेगा। अब देखिए, अगर हम आपके इस चैप्टर की सिलेबस की बात करें तो इसमें थोड़ा वेटेज बढ़ा है। पहले इसमें 6 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं, अब लास्ट ईयर जो सिलेबस चेंज हुआ है अब 8 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड यहाँ से काफ़ी टॉपिक जो हैं वो डिलीट भी हुए हैं। लाइक आपको रेडियो एक्टिविटी अब इसमें टोटली नहीं दिखेगी, खाली आपको यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दिखेगा। क्लियर। सो देखिए, ये है इसका पार्ट 1 जहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देन आपको साथ ही में एक्सप्रेशन निकालने हैं, किसके लिए, रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए। क्लियर। डेरिवेशन आपको यहाँ पे करनी है। क्लियर। देन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, यानी कि स्पेक्ट्रम आपको देखना है, थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ें देखनी है। देन न्यूक्लियस पे हम आएंगे। न्यूक्लियस में आपको ये चीज़ें देखनी है, कंपोजिशन, साइज न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एंड अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूँ, लास्ट 12 ईयर्स में किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्लियर। सो आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। बट आई विल सी कि क्या आपको इसमें न्यूमेरिकल्स की नीड होगी या फिर नहीं। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा। क्लियर। नाउ बोर्स मॉडल में आपसे पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल पूछे जाते हैं। अच्छा, या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजिंग बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, या डिराइव एनर्जी के लिए, या फिर ड्राई एनर्जी लेवल डायग्राम स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए। राइडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंड न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत रेडिएशन एनर्जी के ऊपर, एंड रिलेशन इनके बीच, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। देन आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करिए। देन रिलेशन एएमयू एंड एमईवी के बीच। देन न्यूक्लियर साइज के ऊपर इक्वेशन, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट। क्लियर। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेडियो एक्टिविटी, इसको डिलीट किया गया है, रेडियो एक्टिविटी को डिलीट किया गया है आपके सिलेबस में। अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स हम पढ़ते थे, या फिर डीके हम पढ़ते थे, इसको डिलीट किया गया है। स्टेट डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी अगेन डिलीटेड। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिलीटेड। अल्फ़ा बीटा गामा डीके क्या होता है, डिलीटेड। बट ये रखा गया है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। सो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो है आपके सिलेबस में, इसको डिलीट किया गया है। क्लियर। इसको डिलीट किया गया है। आप यहाँ पे नया सिलेबस देख भी सकते हो। पहले जो न्यूक्लियर वाला पार्ट था, यहीं पे हमारे पास रेडियो एक्टिविटी मेंशन की रहती थी। क्लियर। अब आपको ये नहीं मिलेगी। देन हमारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, दैट विल बी सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर सेमी कंडक्टर डिवाइस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके ऊपर। एंड इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 5-10% डिलीट हुआ है। क्लियर। देन हम आएंगे ऑप्टिक्स पे। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर, पहले थॉमसन मॉडल के बारे में जानते हैं, क्योंकि थॉमसन ही पहला बंदा था जिसने एटॉम के बारे में बात की थी। क्लियर। अच्छा, इससे पहले बेसिकली डाल्टन आया था, बट उसने एक ही बात मेन बोली थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। फिर पहला मॉडल किसने लाया था, थॉमसन ने। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है, आपके एग्जाम में इसको नहीं रखा गया है। मेन हम आएंगे देन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे। एंड जो बच्चे बार बार नोट्स मांगते हैं, आपको मैं एक बात बता दूं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लीजिए। क्लियर। एंड खुद से आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। या फिर स्क्रीनशॉट्स आप अपने पास रख सकते हैं। नाउ अगर मैं थॉमसन के पोस्टुलेट्स की बात करूं, कब आए थे, 1897 में। क्लियर। एंड इसने क्या बोला था, इसने बोला था जो एटम हमारे पास होता है, एटम जो हमारे पास होता है, इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्जड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, यानी कि प्रोटॉन्स हमारे पास एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्जड। अच्छा, इसने क्या बोला था, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ एटम। जो एटम हमारे पास है, इसकी सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर। एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट, एंड नेगेटिव चार्ज जो होती है वो एटम के अंदर होती है। क्लियर। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट बाद में आया। क्लियर। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट बाद में आया, जो कि रदरफोर्ड ने दिया। क्लियर। अच्छा, देन देयरफॉर इसने क्या बोला, दस एटम जो है, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो जो थॉमसन्स मॉडल है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल। इस चीज़ का आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, मे बी ऑब्जेक्टिव मत पूछा जाए। अच्छा, अब ड्रॉबैक
की अगर हम बात करें, क्योंकि ड्रॉबैक से ही रदरफोर्ड का मॉडल आया। क्लियर, ड्रॉबैक क्या है, द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो बाद में किया किसने, रदरफोर्ड ने किसके रिगार्डिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही में स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम की, क्लियर, जो कि हम बोर मॉडल में पढ़ेंगे, अगेन इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की, क्लियर, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, क्लियर, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। बट बिफोर दैट यू शुड नो कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा डिकी हमारे पास होता था, जहाँ पे इन पार्टिकल्स को हम पढ़ते थे, इसको डिलीट किया गया। सो बेसिकली यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है हमारे पास। क्लियर, अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल की बात करूँ, जो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल होता है, बेसिकली ये किसके बराबर होता है, ये हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। क्लियर, ये किसके बराबर होता है, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। देयरफॉर वी नो दैट हीलियम जो हमारे पास होता है इट इज़ He2 पॉजिटिव। देयरफॉर चार्ज क्या है, चार्ज है हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है इट इज़ 2e। अच्छा, मैस क्या होगा, मैस होगा 4m इसका। सो यही हमारे पास होता है अल्फा पार्टिकल। सो एक शार्ट में आप याद रखिएगा, जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली किसके बराबर, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर। क्लियर, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्लियर, हीलियम एटम। नाउ अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसमें क्या क्या था हमारे पास। देखिए, इसमें हमारे पास एक सोर्स था, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर। इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था। ये हमारे पास क्या है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स। क्लियर, अच्छा, ये जो था ये किसका बना हुआ था, ये बेसिकली लेड ब्लॉक था। क्लियर, लेड ब्लॉक, या फिर आप इसको गिलास कंटेनर भी मान सकते हो। क्लियर, इसमें हमारे पास क्या था, रेडियो एक्टिव सोर्स, लाइक हमारे पास कोई भी एलिमेंट लाइक बिस्मथ हो गया, क्लियर, बिस्मथ वगैरह, क्लियर, ये सब इसमें था। फिर इसने क्या किया, इसने बेसिकली यहाँ पे पहले जो आपको ये दिख रहा है, हमारे पास दिस इज हमारे पास फ्लोरिसेंट स्क्रीन। क्लियर, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, या यही हमारे पास थी जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो आपको दिख रही है दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये हमारे पास क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एंड ये जो आपको दिख रही है दिस इज गोल्ड फॉइल, ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल हमारे पास, अब देखिए हो क्या रहा था, हो ये रहा था, इसने पहले क्या किया, इसने यहाँ पे एक स्लिट पहले लगाई, यहाँ पे इसके फ्रंट में यहाँ पे एक स्लिट लगाई एंड इसमें होल किया। क्लियर, स्लिट मतलब यहाँ पे इसमें होल किया गया है। क्लियर, इसमें आगे शॉर्ट में आप ये बोलिए इसमें एक कॉलीमेटर या फिर एक प्लेट लगाया आगे, एंड प्लेट में क्या किया, ऐसे होल किया। फिर इस होल के थ्रू यहाँ पे लाइट गई, क्या गई, इस होल के थ्रू यहाँ पे लाइट। अच्छा, होल इसीलिए किया ताकि जो लाइट हमारे पास है ये कन्फाइंड रहे पर्टिकुलर पाथ में। क्लियर, ये कन्फाइंड रहे पर्टिकुलर पाथ में। सो जब यहाँ से इस होल से लाइट गई, वो किसके ऊपर यहाँ पे टकराई, वो यहाँ पे गोल्ड फॉइल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक हुई। क्लियर, गोल्ड फॉइल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक हुई। क्लियर, सो ये है एक्सपेरिमेंट का सेटअप। अब देखिए हुआ क्या, पहला रिजल्टेंट या फिर पहला कंक्लूजन या फिर पहला रिजल्ट की अगर मैं बात करें, पहला रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऐसे गए सीधे, अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे गए यहाँ पे। क्लियर, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल यहाँ से रे आई, ऐसे गई अल्फा पार्टिकल। क्लियर, ऐसे गई अल्फा पार्टिकल। सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा, ओनली ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शो लार्ज स्केल स्कैटरिंग, कुछ ही यहाँ पे लार्ज स्केल, देखिए ये कुछ हो गए यहाँ पे स्कैटर, ये हो गए स्कैटर, ये हो गए स्कैटर, ये हो गए कुछ स्कैटर, एंड देखिए ये भी हो गया स्कैटर। कुछ ही पार्टिकल इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा स्कैटर हुए, कुछ ही। सो दिस इज़ लाइक दिस, ये हमारे पास स्लिट, ये यहाँ से रे आई, देखिए ये हमारे पास गोल्ड फॉयल, ये हमारे पास रे आई, इसके ऊपर यहाँ पे हिट की। पहले मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड पास। अब कुछ जो मैक्सिमम स्कैटरिंग वो ऐसे हुई, क्लियर, लेस देन 90 डिग्री, एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री थोड़े बहुत कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे स्कैटर हुए। क्लियर, अच्छा, ओकेजनली
क्लियर, ओकेजनली क्लियर, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10,000, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, इसने अपनी पाथ को रिट्रेस किया, यानी कि वापस आया बाई 180 डिग्री, यानी कि ऐसे आ रहा था पार्टिकल, अच्छा, आउट ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 में से एक पार्टिकल वापस गया, 10,000 में से एक पार्टिकल वापस गया, यानी कि बाय 180 डिग्री वो डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर, सो दिस इज़ द रिजल्ट, क्लियर, दिस इज़ द रिजल्ट किसका, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। नाउ अगर इसके कंक्लूजन की हम बात करें, पहला कंक्लूजन ये निकला, जो एटम हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। क्लियर, इसमें काफ़ी जगह क्या है हमारे पास, खाली। क्लियर, अच्छा, देन अब जो एटम हमारे पास है इसमें क्या एग्जिस्ट करता है, एक छोटा एंड सेंट्रल मैसिव कोर, इसमें हमारे पास क्या ओकर करता है, एक छोटा और मैसिव सेंट्रल कोर ओकर करता है। क्लियर, अच्छा, एंड साथ ही में यहाँ पे क्या पता चला, जिसमें हमारे पास किस टाइप की चार्ज होती है, इस सेंट्रल कोर में पॉजिटिव चार्ज होती है, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इसी में कंटेन होता है, इस सेंट्रल मैसिव कोर में, एंड इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। इसीलिए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियस को किसने डिफाइन किया या फिर किसने डिस्कवर किया, सो इट इज़ रदरफोर्ड। काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। क्लियर, देन एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके अराउंड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ, एंड जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है, क्लियर, उनको इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के दरमियान। क्लियर, सो दीज आर द कंक्लूजन्स, क्लियर, समझ में आए होंगे। सो पहला कंक्लूजन, मैक्सिमम या फिर मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में एम्प्टी। दूसरा, एटम में हमारे पास एक सेंट्रल मैसिव कोर होता है, क्लियर, जो कि स्मॉल होता है, एंड इसी में हमारे पास क्या कंटेन होती है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, देन इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, एंड इसी में मोस्ट ऑफ द मास कंटेन होता है, एंड इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, बाय द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। नाउ यहीं से हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आया, एंड नाउ इसके पोस्टुलेट्स। क्लियर, पहली बार कब आया, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1909 में। क्लियर, पहली बार कब आया, 1909 में। क्लियर, 1909 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अच्छा, किनके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। अच्छा, पहला ही ये पोस्टुलेट, मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। क्लियर, वही बात है। An atom consists of small central massive core which contains positive charge and whole mass of the atom called nucleus. Thus, this model showed that atom has nucleus. Clear? So, किस मॉडल ने पहली बार शो किया कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है, सो ये किया रदरफोर्ड ने। क्लियर, ये किया रदरफोर्ड ने। क्लियर, देन न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर, विच आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इनको कौन प्रोवाइड करेगा, अट्रैक्शन किसके बीच, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच। क्लियर, देन फोर्थ पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें बोला एटम जो हमारे पास है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होती है वो किस में होती है, न्यूक्लियस हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्जड। क्लियर, एंड इसके अराउंड हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्जड होते हैं, जो कि ऑर्बिट करते हैं यहाँ पे किन में, शेल्स में। क्लियर, सो इसने बोला जो एटम हमारे पास है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जो टोटल पॉजिटिव है, इसने बोला जो टोटल पॉजिटिव है इट इज़ इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर, अच्छा, साथ ही में इसने बोला जो हमारे पास द साइज ऑफ एटम, जो हमारे पास साइज ऑफ एटम है इट इज़ ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे लिखिएगा वैल्यू, इट इज़ ऑफ ऑर्डर 10 to the power -10 मीटर। क्लियर, इट इज़ ऑफ ऑर्डर 10 to the power -10 मीटर, और इसी को हम बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। सो जो साइज है एटम का इट इज़ ऑफ द पावर ऑफ एंगस्ट्रॉम, इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ एटम इज इन एंगस्ट्रॉम। क्लियर, या फिर इट इज़ 10 to the power -10 मीटर। क्लियर, एंड जो साइज है न्यूक्लियस का यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट कितना, इसका हमारे पास ऑलमोस्ट 10 to the power -13, कहीं पे 14 लिखा होता है, तो 14 तो यहाँ पे 15 -14 10 रेज़ पावर -14 तो 10 रेज़ पावर -15 मीटर। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास 10 to the power -15 होता है इसको हम बोलते हैं फर्मी, यानी कि जो
FERMI, फर्मी। जो साइज है न्यूक्लियस का ये किस में है, फर्मीज में है। एंड जो साइज है एटम का ये किस में है, एंगस्ट्रॉम्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो इसको यहाँ पे लिखिएगा, द साइज ऑफ एटम कितना, 10⁻⁻10 मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना, ऑलमोस्ट 10⁻15 मीटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑफ ऑर्डर फर्मी। क्लियर, फर्मी। सो याद रखिएगा, दीज आर दी पोस्टुलेट्स, वेरी इजी। नेक्स्ट अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें, यहाँ पे दो ड्रॉबैक्स हैं मेनली। पहला, जो हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्यों फॉल नहीं करते हैं इनटू न्यूक्लियस, ये क्यों फॉल नहीं करते हैं इन किस में, न्यूक्लियस में। क्लियर। सो रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, बट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस। अच्छा, देन साथ ही में अगेन जो लाइन स्पेक्ट्रम है किसका, हाइड्रोजन एटम का, इसको अगेन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर, अगेन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर इसको किसने एक्सप्लेन किया, मेनली इसको फिर बोर ने एक्सप्लेन किया। सो दीज आर दी ड्रॉबैक्स। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नाउ बात करेंगे हम मेन टॉपिक की, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ बात करेंगे हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। क्लियर, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। एंड मेनली इसके पोस्टुलेट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम पे आप 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर 3 मार्क का भी क्वेश्चन इस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, किसी भी डेरिवेशन के ऊपर। नाउ क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही दिखाई, लास्ट 12 ईयर्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ अगर इसके पोस्टुलेट्स की बात करें, पहली बार कब आया था ये, 1913 में। क्लियर, 1913 में। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी एज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्लियर, इनको भी एज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहला, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस। अगर ये एटम हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स इस इन शेल्स के अराउंड, इन शेल्स में क्लियर न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अट्रैक्शन, किसके बीच, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। देन वही बात जो हमारे पास रदरफोर्ड ने भी बोली थी। देन इसने क्या बोला, इसने बोला द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर रिवॉल्विंग इन सर्टन फिक्सड ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्टन फिक्सड ऑर्बिट्स में। क्लियर, सर्टन फिक्सड ऑर्बिट्स में, इनको हम बोल सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। क्लियर, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। अच्छा, फॉर विच, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है किनका, इलेक्ट्रॉन्स का, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्लियर, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सो अगर मैं पहले पोस्टुलेट की तरफ वापस जाऊं, सो पहले पोस्टुलेट से हमें ये पता चलता है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास mv²/r। कितना, mv²/r। क्लियर, mv²/r। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन, किसके बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच। एंड लेट इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, इट इज़ E। न्यूक्लियस में हमारे पास जो चार्ज है ये कितनी होती है, इट इज़ Z/E। Z क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर। क्लियर, Z हमारा एटॉमिक नंबर। देयरफॉर सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे ओकर कर रहा है। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आई कैन राइट इट एज, जो फोर्स होगा इनके बीच वो कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/, क्योंकि इसकी नीड हमें आगे होगी, 1/4πε0 Q1 कितना E इंटू Q2 कितना ZE डिवाइड बाई r²। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ZE² अपॉन 4πε0r, 4πε0r², 4πε0r²। सो पहले पोस्टुलेट का मतलब ये भी निकलता है, ऐसे भी आप लिखिएगा, पहले पोस्टुलेट का मतलब क्या निकलता है, जो mv²/r हमारे पास है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू ZE² अपॉन 4πε0r²। क्लियर, क्योंकि इसी से हम आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस करेंगे इसमें। क्लियर, इसी पोस्टुलेट से हम काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस करेंगे। क्लियर, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा पहले पोस्टुलेट में। अब दूसरे पोस्टुलेट में हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं ये क्या हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इनको हम नाम देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट एज पर बोर। एंड इनके लिए जो हमारे पास ये ऑर्बिट हैं, इनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम L होता है, विच इज़ इक्वल टू mvr
क्लियर, विच इज इक्वल टू MVR, इट इज़ बेसिकली इंटीग्रल मल्टीप्लाई h/2 पाई, यानी कि n इंटू h/2 पाई, n इंटू h/2 पाई, क्लियर, n इंटू h/2 पाई, और आप लिख सकते हो MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, क्लियर, NH/2 पाई। सो इसको भी ध्यान में रखिएगा, दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2, ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2। एंड इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। फॉर एग्जांपल आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट आपको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लेट किसी भी सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो वी नो दैट जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है इट इज़ L। एंगुलर मोमेंटम को हम और क्या बोलते हैं, कभी कभार आपको ऐसे भी देंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास, फिजिक्स में आपने अपने 9th में पढ़ा होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज़ बेसिकली मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सो इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कभी कभार बोला जाता है। सो इट इज़ L इक्वल टू हमारे पास कितना होता है NH/2 पाई, बट इसने बोला है किसके लिए, सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए। सो आप लिखोगे 6H/2 पाई, कितना होता है 6H/2 पाई, एंड H का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, पाई का वैल्यू भी। सो यहाँ पे आप प्योर मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्लियर। सो ये तो हो गया पोस्टुलेट नंबर 2। देन अगर हम पोस्टुलेट नंबर 3 की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। अच्छा, देन द इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर, द एनर्जी, क्लियर। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी, दिस इज कब, स्पेशली जब वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। दिस इज कब, जब वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्लियर, जब वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, अब द इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, क्लियर, एनर्जी का लॉस होता है आ फ्रीक्वेंसी, क्लियर, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखिएगा आ फ्रीक्वेंसी न्यू, क्लियर, आ फ्रीक्वेंसी न्यू ओनली कब, जब ये इन ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे, तब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल्स हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इस कंडीशन में ये क्या करेगा, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस कंडीशन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन में। देन अब अगर लॉस होगा, लॉस किस कंडीशन में होगा, ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू एन ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, क्लियर। उस कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी का चेंज होगा। देखिए एनर्जी का चेंज कैसे होगा, when it jumps from an orbit of higher energy to lower energy and gains, सो इस कंडीशन में लॉस। अब गेन कब करेगा, यानी कि एनर्जी का चेंज होगा, क्लियर, एनर्जी का चेंज होगा। अगर हायर से लोअर में आएगा एनर्जी का लॉस होगा। अब गेन कब करेगा, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी टू ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी। अब अगर ये लोअर टू हायर जाएगा, उस कंडीशन में ये एनर्जी गेन करेगा, क्लियर, उस कंडीशन में ये एनर्जी गेन करेगा। सो दीज आर दी पोस्टुलेट्स किसके, बोर मॉडल ऑफ एटम के, क्लियर। नाउ आते हैं हम बेसिकली मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर, या फिर डेरिवेशन पार्ट में, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेसिकली आपको देखिए, पहले ही हमने आपको सिलेबस दिखाया, सिलेबस में आपको रेडियस के लिए डेरिवेशन करनी है, वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करनी है, एनर्जी के लिए डेरिवेशन करनी है आपको, क्लियर, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, क्लियर। पहले हम करते हैं यहाँ पे रेडियस के लिए डेरिवेशन, क्लियर। पहले हम करेंगे रेडियस के लिए डेरिवेशन, रेडियस के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। वेट अ सेकंड, रेडियस, अगर मैं रेडियस की बात करूं, आपको रेडियस निकालना होता है हमारे पास, क्लियर। एंड यू ऑल नो दैट, अगर आपको इक्वेशन याद होगी रेडियस के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होती है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। RN इज इक्वल टू 0.529 n² यही इक्वेशन हमें निकालनी है, क्लियर। यही इक्वेशन बेसिकली हमें निकालनी है, या फिर इसकी एक और फॉर्म हमारे पास होती है, क्लियर, उसको भी हम निकालेंगे, क्लियर। सो रेडियस हमें निकालना है, क्लियर। सो ऐसे लिखोगे आप, रेडियस के लिए आप लिखोगे, सो चाहे रेडियस, अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए ये एक एटम है, क्लियर, ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, क्लियर, ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे। एंड वी नो दैट जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें जो चार्ज होती है ज़ाडी, यहाँ पे लिखिए ज़ाडी इज़
चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। देन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा शेल में, क्लियर, इलेक्ट्रॉन। एंड ई क्या हमारे पास होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। जेड ई क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर। अच्छा जेड क्या है यहाँ पे, जेड हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, क्लियर, यानी कि कौन सा एलिमेंट, उसी हिसाब से जेड हमारा एटॉमिक नंबर। इसको बेसिकली आपको पहले इतना याद हो रहना चाहिए। अब देखिए वी नो दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ये इसमें घूमता है विद वेलोसिटी वी, क्लियर, विद वेलोसिटी वी घूमता रहता है इसमें, क्लियर, विद वेलोसिटी वी घूमता रहता है इसमें। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी अभी हमने पोस्टुलेट्स में भी बात की, सो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है द अट्रैक्शन किस किस के बीच, यहाँ पे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्जड एंड न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड, सो इनके बीच अट्रैक्शन होती है, क्लियर। सो उसी के कारण नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है एंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर शेल में यहाँ पे घूमता रहता है, क्लियर, घूमता रहता है। सो आप लिखोगे let an electron of charge E revolves around the nucleus of charge ZE, यानी कि न्यूक्लियस की चार्ज ऑफ चार्ज ZE, क्लियर, ऑफ चार्ज ZE विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है किसमें, वो चार्ज ई लेके कैरी कर रहा है एंड रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस जिसकी चार्ज गाड़ी है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, क्लियर। अच्छा इन एन ऑर्बिट या फिर इन एन ऑर्बिट या फिर इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, जो आप लिखें ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, यानी कि इतना हमारे पास गिवन है, ई जाडी वी और आर, क्लियर, ई जाडी वी और आर, क्लियर। सो इतना आप लिखिएगा, क्लियर। लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जाडी विद वेलोसिटी वी इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे द अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन will provide necessary centripetal force, एंड वो कितना होगा, ऑलरेडी हमने ऊपर बात की थी, mv²/r कितना होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², एंड वी नो दैट हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, चलिए ZE इंटू ई अपॉन में r², हम इसको कर सकते हैं, दिस इज़ mv²/r, क्लियर, दिस इज़ mv²/r। एंड अगर यहाँ से आप r को निकालो, क्लियर, अगर यहाँ से आप r को निकालो, देखिए होगा क्या, यहाँ से एक आर गया, यहाँ से एक आर गया, क्लियर, यहाँ से एक आर गया, यहाँ से एक आर गया। सो जब आप आर को निकालोगे, इसमें आर को निकालोगे, सो हमारा आर क्या निकलेगा, आर हमारा निकलेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह मैं लिखूंगा, चलिए के को लिखते हैं, क्लियर, इसकी जगह के को लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम इसके बदले किसको लिखते हैं, के को लिखते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के, एंड साथ ही में इनटू ऊपर ZE², क्लियर, ZE², जो ये आर बचा यहाँ पे, ये इधर गया, क्लियर, ये इधर गया, यही हमने लिखा r इज इक्वल टू, अच्छा वहाँ से क्या नीचे आया, वहाँ से नीचे आया mv², वहाँ से नीचे आया mv²। सो इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए इक्वेशन 1 स्मॉल 1, क्लियर, इस इक्वेशन को नाम दीजिए आप स्मॉल 1। सो ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट उठाइए, क्लियर। सो आर कितना, kZE² अपॉन mv², क्लियर, kZE² अपॉन mv²। सो according to Bohr, clear, we have L is equal to NH upon 2 pi, clear, L is equal to NH upon 2 pi, and L कितना हमारे पास होता था, clear, L कितना हमारे पास एंगुलर मोमेंटम mvr, clear, mvr, so I can write it as
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर, ऊपर ही पॉस्टुलेट्स में हमने लिखा। क्लियर, ऊपर ही पॉस्टुलेट्स में हमने लिखा। नाउ यहाँ से आप वी को निकालिए वी को। वी कितना निकलेगा, एन एच अपॉन 2 पाई। सो एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर, एन एच अपॉन 2 पाई यहाँ से एम आर। क्लियर, यहाँ से एम आर नीचे आया। सो किसको हमने निकाला, वी को। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। लिखिए अकॉर्डिंग टू बोर्स, या फिर अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, या फिर अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट्स। क्लियर, एल इज इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई। एल किसके बराबर है, एम वी आर के बराबर। सो आई कैन राइट एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई और वी इज इक्वल एन एच बाई 2 पाई एम आर। नाउ ये जो आपको वी दिख रहा है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट ऑलरेडी आपके पास है, आर इज इक्वल के स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। सो वी का वैल्यू आपको पुट करना है नीचे। सो हमारे पास आर क्या बनेगा, देयरफॉर ये बनेगा के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन, क्लियर, अपॉन, देखिए अपॉन हमारे पास क्या था, एम और वी स्क्वायर। सो एम ऑलरेडी, देयरफॉर वी स्क्वायर की जगह मैं किसको लिखूंगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर। समझ में आया होगा, एम आर का स्क्वायर, यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहाँ से ध्यान रखिए आप। सो वी का वैल्यू इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसको। सो आई कैन राइट इट एज के जेड ई स्क्वायर अपॉन, इसको खोलते हैं यहाँ से। क्लियर, ये एम हमारा इंटू में क्या बचा हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर लीजिए, वो क्या बनेगा 4। अच्छा, पाई का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास, साथ ही में एम स्क्वायर एंड साथ ही में हमारे पास आर स्क्वायर भी बचा। क्लियर, समझ में आया होगा। क्लियर, समझ में आया होगा। नाउ देखिए ये हम किसको निकाल रहे हैं, आर को निकाल रहे हैं। ये हम यहाँ से आर को निकाल रहे हैं। नाउ देखिए अब होगा क्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा, जो हमारे पास ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। क्लियर, 4 पाई एम स्क्वायर। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस इज आर। क्लियर, ये हमारा आर। समझ में आया होगा। खाली मैंने 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर को किधर लिया, इसको मैंने ऊपर की ओर लिया। क्लियर, इसको मैंने ऊपर की ओर लिया। नाउ देखिए आई कैन राइट इट एज फर्दर। हमारे पास क्या कोई कट होगा यहाँ पे, एम और एक एम कट होगा। क्लियर, एम और एक एम कट होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं। अब साथ ही में मैं के का वैल्यू भी डालूंगा इसमें, के का वैल्यू भी डालूंगा। के का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, इंटू ऊपर हमारे पास क्या, जेड ई स्क्वायर। इक्वेशन को अच्छे से देखिए, इंटू हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एंड एक एम बचा, एंड अभी एक आर भी हमारे पास आर स्क्वायर भी है फिलहाल। क्लियर, हमारे पास आर स्क्वायर भी है फिलहाल। डिवाइड बाई नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। फिलहाल हमारे पास इतना बचा। समझ में आया होगा। स्टेप वाइज जाइएगा। क्लियर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नाउ देखिए हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। यहाँ से भी हमारा आर ही है। क्लियर, क्योंकि हमारे पास इस साइड में भी आर स्क्वायर है। क्लियर, हमारे पास इस साइड में भी आर स्क्वायर है। नाउ देखिए 4 और 4 गया। क्लियर, यहाँ से 1 पाई और 1 पाई गया। क्लियर, यहाँ से 1 पाई और 1 पाई हमारा गया। क्लियर, यहाँ से 1 पाई और 1 पाई हमारा गया यहाँ पे। क्लियर, सो नाउ अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ऊपर जेड ई स्क्वायर, साथ में पाई बचा, साथ में एम बचा, साथ में आर स्क्वायर बचा, साथ में नीचे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा। हमारे पास इतना बचा आर। नाउ देखिए ये आर और ये आर गया। सो यहाँ से एक आर बचा हमारा, यहाँ से एक आर हमारा बचेगा क्योंकि ये है आर स्क्वायर। सो इस टर्म को उधर ले जाइए। क्लियर, इस टर्म को उधर ले जाइए। ये जो टर्म आपको नीचे दिख रही है इसको उधर ले जाइए। सो ये बनेगा हमारा एन स्क्वायर। क्लियर, एन स्क्वायर ऐसे मैं लिखूँगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई एम। इसको नीचे लाइए। क्लियर, इसको नीचे लाइए। इसको मैं लिखूँगा पाई
एम जेड ई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू आर, क्लियर, दिस इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास इक्वेशन आई, क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन आई। सो हमारे पास जो आर निकल के आया, ये निकल के आया एन स्क्वायर, क्लियर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहाँ से पाई एम जेड ई स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आर, क्लियर। ये हमारे पास आर की इक्वेशन आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डेरिवेशन में पूछा जाता है, क्लियर, ये आपसे डेरिवेशन में पूछा जाता है। एंड इस इक्वेशन से भी आप यहाँ से आर निकाल सकते हो, क्लियर। यहाँ पे ऊपर जो आपको इक्वेशन दिख रही है, क्लियर, ऊपर वाली इक्वेशन, ये यहाँ से भी आप आर निकाल सकते हो। एंड ये आर भी हमें हेल्पफुल होगा, क्लियर, ये आर भी आगे जाकर हमें हेल्प करेगा। चलिए इससे भी आर निकाल के रखते हैं, क्लियर, इसको मैं आगे जाकर यूज़ करूँगा, क्लियर, इसको मैं आगे जाकर यूज़ करूँगा। अगर आप इससे आर निकालोगे, ये तो हमने आर निकाला, क्लियर, बट एक और आर मैं यहाँ पे निकालूंगा क्योंकि ये हमें आगे जाकर हेल्प करेगा। सो अगर आप इस इक्वेशन से आर निकालोगे, इस इक्वेशन से, क्लियर, जो आपका आर है वो बेसिकली बनेगा, क्योंकि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, एक आर इधर कट, सो बेसिकली जो आपका इसमें आर स्क्वायर बनता है, क्लियर, वो बनता है, या फिर आर आपका बनता है, वो बनता है, देखिए हमारे पास नीचे क्या है, नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसमें आपका बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्लियर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा, ऊपर क्या हमारे पास, इसी इक्वेशन में देखिए, ऊपर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, उनको नीचे लाइए, उनको नीचे लाइए, वो बनेगा 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, साथ ही में एम, साथ ही में एक एम, साथ ही में के जेड ई स्क्वायर। इस तरीके से भी हम आर को निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम आर को निकाल सकते हैं। फिर इसमें के का वैल्यू हम डाल सकते हैं। इस इक्वेशन को नाम रखिएगा ए। अच्छा, जो हमने ये इक्वेशन निकाली आर की, इसको नाम दीजिएगा बी, क्लियर, इसको नाम दीजिएगा बी। चाहे आप पहली इक्वेशन रखो या फिर ये वाली इक्वेशन रखो, इस इक्वेशन को अगेन जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखिए ये जो इक्वेशन मैंने निकाली, अगेन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ये वापस मिलेगी, जब आप इसमें के का वैल्यू डालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, अगेन आपको ये इक्वेशन वापस मिलेगी, क्लियर। सो इनका ध्यान रखिएगा। नाउ ये जो इक्वेशन हमने बी निकाली, क्लियर, ये जो इक्वेशन बी निकाली हमने, इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे, एच का वैल्यू, क्लियर, एच का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, क्लियर, एम का वैल्यू, एंड ई चार्ज, क्लियर, चार्ज वी नो दैट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी हमने देखा था, याद होगा आपको चैप्टर 1 में, 8.85 इंटू 10⁻12 एच, क्लियर, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। जब आप ये वैल्यूज़ इसमें डालोगे, आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास देखिए, आपके पास खाली एन स्क्वायर और जेड ही अभी फ़िलहाल आपके पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, बाकी कांस्टेंट हैं। सो जब आप इसमें ये वैल्यूज़ डालोगे, आपके पास आर निकलता है 0.529 एन स्क्वायर ऊपर, नीचे हमारे पास क्या, जेड, नीचे हमारे पास क्या, जेड। ये इक्वेशन हमारे पास निकल आती है, क्लियर, ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है। एंड ये किस में निकल के आती है, एंगस्ट्रॉम में, क्लियर, ये इक्वेशन किस में निकल के आती है, एंगस्ट्रॉम में। एंड इस इक्वेशन को नाम देंगे आप इक्वेशन सी। सो इस हिसाब से रेडियस की डेरिवेशन हमने की, क्लियर, इस हिसाब से हमने रेडियस की डेरिवेशन की 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। इसी का हम आगे जाकर यूज़ करेंगे। एंड क्लियरली आपको दिख रहा है ऑर्बिट के साथ रिलेशन, आर इज़ प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर इज़ प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जो आर एंड एन हमारा है, इनके बीच जो रिलेशन है, इट इज़ आर इज़ प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो कभी कभार आपको ग्राफ भी पूछा जाता है। सो ऐसे आप ग्राफ दिखाओगे, एक साइड से एन, एक साइड से आर, क्लियर, इनके बीच जो रिलेशन है, इट इज़ बेसिकली आर इज़ प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एंड जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ यूँ बनता है, क्लियर, जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ यूँ बनता है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सो ये तो होगी रेडियस की डेरिवेशन, क्लियर। 2 बार देखिएगा वीडियो को अच्छे से, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हुआ हो, क्लियर, अच्छे से देखिएगा। नाउ अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छे से लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बोर्ड के लिए भी एंड आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्लियर। सो हमने देखा जो हमारे पास आर एन है बेसिकली, क्लियर, आर एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये कितना 0.529 इंटू एन स्क्वायर
बाय जेड, क्लियर, इंटू एम स्क्वायर बाय जेड। एंड ये किस में इक्वेशन आई, ये हमारी इक्वेशन एंगस्ट्रॉम्स में आई, क्लियर, किस में आई, एंगस्ट्रॉम्स में आई। नाउ अब हमें निकालना है हाइड्रोजन के लिए, क्लियर, हाइड्रोजन के लिए तो लिखिए ए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकालिए, क्लियर। एंड इसी को हम बोलते हैं बोहर रेडियस, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस, क्लियर, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, वी नो दैट एन कितना 1, पहले ऑर्बिट के लिए एन कितना 1, एंड ऑलरेडी हाइड्रोजन है, देयरफॉर जेड कितना 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। सो निकालिए, वैल्यूज़ डालिए इसमें। सो R1 हमारा निकलेगा 0.529 इंटू एन का वैल्यू कितना 1, यानी कि 1 स्क्वायर अपॉन जेड का वैल्यू 1। सो ये किसके बराबर निकलेगा, R1 हमारा ये निकलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम्स, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर, क्लियर, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर इसी को बोर रेडियस बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सिमिलरली रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, क्लियर, 3 तक हम देखेंगे, बाकी आप खुद निकालोगे फिर, क्लियर, किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको पूछे। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, क्लियर, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, बोलिए एन क्या होगा, N2 होगा, जेड फिक्सड है 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, क्लियर, हाइड्रोजन। अगर मैं हीलियम को लूँ Z2, क्लियर, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम को लूँ Z3, इस हिसाब से आप चलेंगे। सो R2 आप निकालेंगे, R2 क्या बनेगा 0.529 इंटू, देखिए इक्वेशन क्या है, ऊपर एन स्क्वायर, एन कितना 2, सो 2 स्क्वायर अपॉन जेड नीचे 1। सो ये बना 4 इंटू 0.59, इनकी 4 इंटू 0.529, क्लियर, इनकी ये क्या बना, ये बना 4 टाइम्स R1। यही ऑब्जेक्टिव्स आपको फिर नीट वगैरह जेई में पूछे जाते हैं, क्लियर, 4 टाइम्स R1, क्लियर, हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। एंड देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी, क्लियर। सो इट इज़ 4 टाइम्स R1, इनकी सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका जो रेडियस होता है, इट इज़ 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट, क्लियर, इट इज़ 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर। सो ऐसे भी आप लिखिए द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, चलिए हाइड्रोजन एटम लिखिए, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। समझ में आया होगा। चलिए एक और निकालते हैं, क्लियर। सो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, बोलिए थर्ड ऑर्बिट के लिए एन कितना होगा 3, एंड जेड स्टिल हमारे पास 1, क्योंकि हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं हम। सो R3, सो आर एन कितना हमारे पास 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। सो यहाँ पे एन स्क्वायर, एन किसका 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड कितना 1 हमारे पास। सो ये निकलेगा 9 टाइम्स 0.529। यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी दे सकते हो, क्लियर, आपकी मर्जी, आप 9 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। सो इट इज़ 9 टाइम्स R1, क्लियर, बेसिकली इट इज़ 9 टाइम्स R1, क्योंकि R1 कितना निकला था 0.529। सो आप लिखोगे इसी हिसाब से द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब आप लिखोगे द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, इज 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर, इज 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। सो कभी कभार आपको रेशियो भी पूछा जाता है। नाउ अब आप बाकी जितने भी हैं R4 R5 जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, 3 काफ़ी है आपको समझाने के लिए, क्लियर, 3 यहाँ पे काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए। सो पहले ऑर्बिट का 0.529, दूसरे ऑर्बिट का 4 टाइम्स R1 या 4 इंटू 0.529, तीसरे ऑर्बिट का यहाँ पे 9 टाइम्स R1, क्लियर, 9 टाइम्स R1, या फिर आप 9 और 0.5 का मल्टीपल भी दे सकते हो, क्लियर। सो 4.5 कुछ आएगा, क्लियर। देन यहाँ पे आप नोट लगाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। सो इस हिसाब से अगर आपको पूछेगा रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, उसी हिसाब से अब आप करोगे, n इज कॉल्ड 4 आप लोगे, क्लियर। सो आपको पूछेगा हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम R1 इज टू R2 इज टू R3, बोलिए रेशियो रेडियस का, पहले ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन के लिए, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, याद रखिएगा, क्लियर। सो आप बोलोगे इट इज़ 1:4:9, कितना 1:4:9, समझ में आया होगा, 1:4:9, क्लियर। सो ये हो गया। नाउ सिमिलरली, क्योंकि हमें हाइड्रोजन के लिए निकालना है, हमें अदर स्पीशीज़ के लिए नहीं निकालना है, एग्ज़ाम में आपके नीट में हीलियम के लिए पूछा जाता है,
क्लियर। आपके लिए आपके पास हीलियम के लिए पूछा जाता है He पॉजिटिव, एंड सिमिलरली Li2 पॉजिटिव के रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है। सिंपल है, आपको क्या करना होगा, हीलियम के लिए हमारे पास जड़ कितना, हीलियम के लिए हमारे पास जड़ 2, एंड लिथियम के लिए हमारे पास जड़ 3। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछे, आप पुट करोगे इक्वेशन में Z इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 1। क्लियर। सो Z हमारा क्या रहेगा, फिक्सड, Z हमारा फिक्सड रहेगा। आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए करोगे N इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 2। सेकंड ऑर्बिट के लिए आप N करोगे पुट 2, Z करोगे पुट 2, क्योंकि Z फिक्सड रहेगा किसके लिए, हीलियम के लिए। थर्ड ऑर्बिट के लिए N इज इक्वल टू 3, Z इज इक्वल टू 2, फिक्सड रहेगा। सिमिलरली ये आप खुद से कर सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली लिथियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N इज इक्वल टू 1, Z फिक्सड कितना 3। सेकंड ऑर्बिट के लिए N इज इक्वल टू 2, Z हमारा फिक्सड कितना 3। थर्ड ऑर्बिट के लिए N इज इक्वल टू 3, Z हमारा फिक्सड 3। सो इस हिसाब से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। समझ में आया होगा। क्लियर। सो डायरेक्ट इस फार्मूला में आपको पुट करना है Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एम स्क्वायर अपॉन Z। इसमें आपको ये वैल्यूज़ देने हैं, आपको अलग अलग ऑर्बिट के लिए रेडियस का वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर। एंड देन आपको एग्जाम में, नीट में, जेई में इनका रेशियो पूछा जाता है, हाइड्रोजन हीलियम का, हीलियम लिथियम का। क्लियर। घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये आप खुद से करेंगे। क्लियर। एंड बोर्ड के लिए इतनी नीड नहीं है आपको, अदरवाइज मैं दिखाता। क्लियर। दिखाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको बोर्ड में नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना अभी आपको नीड है, क्योंकि ये आप खुद से पढ़ोगे जहाँ से भी आप ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर जहाँ से भी आपने कोर्स लिया है नीट वगैरह के लिए। नाउ वेलोसिटी, बात करेंगे हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी। क्लियर। सो ये तो हमने रेडियस निकाला। क्लियर। ये तो हमने रेडियस निकाला। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। नाउ वी नो दैट, उसी हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर आपको लिखना होगा कुछ, आप यही लिखिएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की इक्वेशन पूछ रहा है, सो पहले आप यही लिखोगे, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इतना इतना, दी अट्रैक्शन इतना इतना, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। क्लियर। फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, आप लिखोगे mv² इज इक्वल टू के इंटू ZE² यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। क्लियर। यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप यहाँ से निकालिए mv²। जो mv² निकलेगा, ये किसके बराबर निकलेगा, एक R और एक R गया, क्योंकि जब ये R उधर जाएगा ये ऊपर जाएगा मल्टीपल में, सो नीचे ये गया। सो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा K इंटू ZE² अपॉन में R। क्लियर। K इज Z² अपॉन में R। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। आल्सो वी हैव क्या, हमारे पास जो L होता है, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 और आप इसको लिखोगे L की जगह MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 क्लियर। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 सो ऐसे आप लिखोगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। क्लियर। इस इक्वेशन से आप R को निकालिए। जब आप R को जब आप R यहाँ से निकालेंगे, सो ये क्या बनेगा, NH अपॉन 2 MV। इस इक्वेशन को नाम दीजिए 2। क्लियर। इस इक्वेशन को नाम दीजिए 2। सो इक्वेशन 1 भी हमने निकाली, 2 भी। R कितना, NH अपॉन 2 MV। इसको हम अगेन पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। क्लियर। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इक्वेशन सेकंड किसमें, इन इक्वेशन 1। पुटिंग इक्वेशन सेकंड किसमें, इक्वेशन 1 में डालिए। इक्वेशन 1 क्या है, mv² इज इक्वल टू KZE²/R। क्लियर। R का वैल्यू वहाँ पे डालिए, जैसे हमने पहले किया था, सेम उसी हिसाब से। अब mv² इज इक्वल टू K इंटू ZE²। नीचे क्या है हमारे पास, R का वैल्यू डायरेक्ट डालिए। R का वैल्यू हमने ऊपर निकाला, NH अपॉन 2 MV। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बनेगा K इंटू ZE² अपॉन NH इंटू 2 MV। किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 MV। क्लियर। 2 MV उधर जाएगा, सो ये निकलेगा mv²। क्लियर। ये निकलेगा हमारा mv²। नाउ देखिए, ये भी M, यहाँ से भी M गया,
यहाँ से v एंड यहाँ से एक v गया, क्लियर, एक v गया, क्लियर। सो देयरफॉर आपके पास जो v निकल के आएगा, आपके पास जो v निकल के आएगा, v निकल के आएगा किसके बराबर, v निकल के आएगा 2 पाई इंटू के, क्लियर, 2 पाई इंटू के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। सो ये आप रख सकते हो इक्वेशन किसके लिए, v के लिए, क्लियर, ये आप रख सकते हो इक्वेशन किसके लिए, v के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो दिस इज इक्वेशन फॉर v एंड आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्लियर, आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी बुक्स में लिखा होता है कभी कभार, ऐसे भी इक्वेशन लिखी होती है v के लिए, इट इज़ 2 पाई के ई स्क्वायर, जड़ को मैं बाहर निकालूंगा इंटू जड़, नीचे मैं लिखूंगा अलग से h एंड नीचे में अलग से n लिखूंगा, क्लियर। इन दोनों को मैं कांस्टेंट के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। आई कैन राइट 2 पाई के, क्लियर, 2 पाई के यहाँ से, क्लियर, 2 पाई के ई स्क्वायर हमारे पास, क्लियर, 2 पाई के ई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से z अपॉन n, यहाँ से h, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक कांस्टेंट नीचे एंड एक कांस्टेंट ऊपर, क्लियर, एक कांस्टेंट ऊपर, कोई इसका नाम दूंगा मैं यहाँ पे c, क्लियर, इसका नाम दूंगा यहाँ पे मैं c। सो यहाँ पे ऐसे भी आपसे इक्वेशन पूछी जाती है, फिर जो v का वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ अल्फ़ा सी जेड अपॉन में n, अल्फ़ा सी जेड अपॉन में n, दिस इज़ h एंड ये यहाँ पे क्या है n, दिस इज़ n यहाँ पे, क्लियर, अल्फ़ा सी जेड अपॉन में n, वायर आप लिखोगे अल्फ़ा किसके बराबर, इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में देखिए 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच, क्लियर, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच। इस हिसाब से भी आपको इक्वेशन पूछी जाती है, बट बेटर है कि आप इसमें रखिएगा इक्वेशन को, इसमें रखिएगा इक्वेशन को, क्लियर। सो अगेन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो ये हो गया हमारा v, ये हो गया हमारा v एंड जो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ 1/137, जो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ 1/137, क्लियर, 1/137। सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या दिखा, v और n के बीच रिलेशन देखिए, v और n के बीच यहाँ पे रिलेशन देखिए, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ से भी आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, अगर ये हमारा n, ये हमारा v, सो इनके बीच जो रिलेशन है इट इज़ इन्वर्स, सो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, क्लियर, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेलोसिटी, हो गई आपकी वेलोसिटी, क्लियर। सो क्या क्या हमने किया इस पे ध्यान रखिएगा, वही पहले आपको वही लिखना है, अगर आपको खाली वेलोसिटी की इक्वेशन पूछे पहले आपको वही चीज़ें लिखनी है, इंग्लिश वाली, वही कंसिडर या लेट, इतना इतना, क्लियर, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, क्लियर, सेंट्रीपिटल इक्वेशन से आप कंटिन्यू करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन से, हो गया। नाउ एनर्जी बात करेंगे, नेक्स्ट हम एनर्जी की, एनर्जी, क्लियर, एनर्जी की बात करेंगे हम, क्लियर। नाउ देखिए जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, शेल्स में घूम रहा है, अब इसमें एनर्जी हमें निकालनी है, क्लियर, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल, देन शॉर्ट में हमें क्या निकालनी है, बेसिकली जो एनर्जी की इक्वेशन हम निकालते हैं दैट इज़ टोटल एनर्जी, एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा, जो एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास आती है इट इज़ बेसिकली -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें डिराइव करके देनी है, क्लियर, ये इक्वेशन हमें डिराइव करके देनी है, एंड वही लिखोगे आप ऊपर, वही जो हमने यहाँ पे लिखा था, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ही रिवॉल्व्स अराउंड द इतना द अट्रैक्शन बिटवीन, ये सब लिखोगे आप, क्लियर, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे एनर्जी इक्वेशन के लिए। नाउ अब आप लिखोगे इतना, नाउ जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, नाउ वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी के या फिर के ई लिखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास के ऑलरेडी यहाँ पे है कांस्टेंट 1/4/ε0, के ई लिखिएगा, इट इज़ 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, क्लियर। इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 1, क्लियर। अच्छा, आल्सो क्लियर, आल्सो वी हैव एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर, वही इक्वेशन, क्लियर, वही इक्वेशन, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन से एम वी स्क्वायर को निकालोगे, क्लियर, सो आप क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर किसके बराबर, यहाँ से आर और एक आर गया, आप लिखोगे ये किसके बराबर, के इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये आपने निकाला क्या, एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को पुट करिए इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1, क्लियर। इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करिए। सो इक्वेशन 1 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आएगी, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या हम लिखेंगे, इंटू में के इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर, के इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू जेड ई स्क्वायर बाई 2r, इतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है, क्लियर। ये आपकी आई काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, ये आपकी आई काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आल्सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू लिखिए या फिर चलिए पी ई ही हम लिखते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने के ई लिखा। सो इट इज़ के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, इतनी ही होगी। बस यहाँ पे हमने माइनस इसके साथ लिया, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी ही होगी, क्लियर। बस नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन को, क्लियर। नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन किसके बीच, हमारे पास न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच, क्लियर। देयरफॉर जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी हमारे पास होगी, टोटल एनर्जी देयरफॉर टोटल एनर्जी वी ऑल नो दैट किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस टाइम्स निकला, सो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r। देखिए यहाँ पे r नहीं, 2r नहीं, यहाँ पे r, क्लियर। यहाँ पे 2r नहीं, यहाँ पे r। जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, इट इज़, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आपको याद होगी, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आपको याद होगी। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा क्या लगता है हमारे पास, क्योंकि रिलेशन जो हमारे पास रिलेशन होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टाइम्स 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, इट इज़ -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। इन रिलेशंस पे भी मैं आऊँगा, एंड इसीलिए हमने ये जो यहाँ पे लिखा, इट इज़ r, 2r नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारे पास, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। सो जब आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पुट करिए ऊपर वाला वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का, इट इज़ -2 इंटू यहाँ पे, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। देखिए 2 और 2 गया, इट इज़ माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। यही मैंने यहाँ पे लिखा, क्लियर, 2 नहीं है, क्लियर। दिस इज़ माई मिस्टेक, इसको आप रेक्टिफाई करिए, क्लियर। अभी हम रिलेशंस पे भी आएंगे बाद में। सो हमारे पास जो टोटल एनर्जी निकल के आई, इट इज़ के जेड ई स्क्वायर 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। सो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो इसको, क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2r इंटू के जेड ई स्क्वायर माइनस 1/r के जेड ई स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। सो आपको देखिए के जेड ई स्क्वायर दोनों में है कॉमन, आपको 1/2r माइनस 1/r करना है, क्लियर। आपको 1/2r माइनस 1/r करना है, क्लियर। 1/2r माइनस 1/r करना है। सो करिए, अगर जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ये बनेगा r माइनस यहाँ पे 2r डिवाइड बाई 2r स्क्वायर, क्लियर, डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। सो r में -2r, ऊपर क्या आएगा, -r, नीचे क्या आएगा, 2r स्क्वायर। सो एक और एक गया, आपके पास क्या बचेगा, बेसिकली -1/2r। आपके पास क्या बचेगा, -1/2r। इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हम लिखेंगे -1/2r इंटू हमारे पास के जेड ई स्क्वायर कॉमन, के जेड ई स्क्वायर दोनों के लिए क्या था, कॉमन। सो ये हमने निकाली टोटल एनर्जी, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जो टोटल एनर्जी हमने निकाली, इट इज़ माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये हमारे पास निकल के आई इक्वेशन किसके लिए, टोटल एनर्जी के लिए। ये हमारे पास निकल के आई इक्वेशन किसके लिए, टोटल एनर्जी के लिए। सो ऐसे लिखिएगा, एंड ये है रफ, ये जो मैंने यहाँ पे साइड में किया, दिस इज़ रफ।
क्लियर। सो ये है एनर्जी के रिलेटेड इक्वेशंस। फिलहाल अभी हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, क्लियर, अभी हमें इसको एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, जेड एंड एन की फॉर्म में। फिलहाल आप चलिए, क्लियर, स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए। यहाँ पे साइड में इसको भी आप लिख के रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, फिर टोटल एनर्जी कहाँ से आई। क्लियर। नाउ यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो टोटल एनर्जी, फिर मैं बाद में आऊँगा रिलेशन के ऊपर। जो टोटल एनर्जी हमारे पास है इसको मैं लिखूँगा अब शॉर्ट में ई से। टोटल एनर्जी को अब मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करूँगा ई से। क्लियर। टोटल एनर्जी ई। सो मैं लिखूँगा टोटल एनर्जी मेरे पास किसके बराबर निकल के आई, के झड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के झड ई स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर। के झड ई स्क्वायर अपॉन 2r। इनको मैंने इसीलिए आपको कहा कि ब्रैकेट में रखिए। यहाँ से हमारे पास रिलेशंस आती हैं निकल के, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बीच, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी के बीच। सो इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे, वापस आऊँगा मैं इन पे। सो एनर्जी की इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो ई हमारे पास कितना, माइनस के झड ई स्क्वायर अपॉन 2r। इसको नाम दीजिए यहाँ पे इक्वेशन 1 या फिर 1 ऑलरेडी 2 3 इसको आप नाम दीजिए 3। क्या नाम दीजिए, इक्वेशन 3। क्लियर। नाउ वी हैव जो हमने आर निकाला था एक जगह, जब मैंने आपको बोला ये हमें नीड होगा, आर पे वापस आते हैं। ये वाला वैल्यू जो मैंने आपको बोला इसको नाम दीजिएगा इक्वेशन 1। इसी का मैं इक्वेशन ए, इसी का मैं यूज़ करूँगा, इसी का मैं ये वाली इक्वेशन में यूज़ करूँगा। क्लियर। इसी का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो वी हैव आर इज इक्वल टू ये, इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आप ये ना बोलो कि ये कहाँ से आया। सो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम साथ में के जेड ई स्क्वायर। क्लियर। ये हमने नाम दिया था इसको इक्वेशन ए, अगर आपको याद होगा। क्लियर। इसी का वैल्यू मैं नीचे आर की जगह पुट करूँगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड। अच्छे से लेक्चर को देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। क्लियर। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड पुट करिए। आप लिखोगे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ये टोटल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, माइनस के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2। अब आर की जगह आपको ये वैल्यू पुट करना है। सो आर की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे, यानी कि आर की जगह आप लिखोगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, साथ में एम यहाँ पे, साथ में के जेड ई स्क्वायर। क्लियर। साथ में के जेड ई स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, आप लिखोगे माइनस के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर ले जाइए, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब देखिए होगा क्या, 2 और इसमें से एक 2 गया। सो ऊपर हमारे पास एक 2 बचा। क्लियर। 2 बचा, साथ ही में होगा क्या, कुछ और कट नहीं होगा नहीं। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, -2। क्लियर। -2 साथ में पाई स्क्वायर। क्लियर। -2 पाई स्क्वायर। अच्छा, साथ में एम, साथ में के। क्लियर। साथ में एम, साथ में के, साथ में जेड। अच्छा, अब देखिए ई के ऊपर गौर फरमाइए, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी E4। क्लियर। E4। नीचे हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, हम ई को निकाल रहे हैं। क्लियर। हम ई को निकाल रहे हैं। और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे। क्लियर। माइनस यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर एम के, अच्छा, E⁴ नीचे मैं लिखूँगा एच स्क्वायर। इसको ऐसे रखिए, क्या मैं यहाँ से बाहर इंटू जेड अपॉन एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। दिस इज ई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर। खाली मैंने क्या किया, जेड और एन स्क्वायर को अलग से लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। क्लियर। सो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो एनर्जी के लिए।
ऐसे भी आप इसको रख सकते हो, इसको भी नाम दीजिएगा, इसको कुछ नाम दीजिएगा, इक्वेशन पी कुछ जो आपकी मर्जी, क्योंकि इस इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा आगे जाकर कहाँ पे, स्पेक्ट्रल सीरीज़ में। ध्यान से देखिएगा, स्पेक्ट्रल सीरीज़ में जब मैं ये इक्वेशन लाऊंगा वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने में कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। क्लियर, इसका भी यहाँ वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नाउ। और आई कैन राइट इट एज, जो मेरे पास इतना है -2 ये 2 पाई स्क्वायर m/4/h²। जब मैं इनके वैल्यूज़ डालूंगा ना, जब मैं इनके वैल्यूज़ डालूंगा, 2 का वैल्यू, पाई का वैल्यू, m का वैल्यू, k का वैल्यू, e का वैल्यू, h का, क्योंकि सभी क्या है कॉन्स्टेंट हमारे पास। जब मैं इनके वैल्यू डालूंगा हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, इनका वैल्यू हमारे पास निकल के आता है 13.6। क्लियर, 13.6 माइनस वही, एंड साथ ही में हमारे पास Z/n², ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन निकल के आती है। क्लियर, एनर्जी की इक्वेशन निकल के आती है, एंड किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर, किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल के बीच रिलेशन देखी थी। सो दिस इज द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। समझ में आया होगा। क्लियर, सो यहाँ से आप इसको नोट डाउन करिए, यहाँ से हमने क्या किया। क्लियर, नाउ रिलेशंस पे आते हैं हम यहाँ पे वापस। क्लियर, सो देखिए रिलेशंस क्या क्या हमारे पास हैं। रिलेशंस इनको अलग से नोट डाउन करिएगा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं। मे बी इस पे न्यूमेरिकल आए, सिंपल न्यूमेरिकल रिलेशंस पे पूछा जाता है, CBSE में काफ़ी बार पूछा जाता है। सो पहली रिलेशन जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, इट इज़ माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी, माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। और आप बोलोगे जो टोटल एनर्जी हमारे पास है, इट इज़ आल्सो माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, या ये। क्लियर, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होती है, इट इज़ 2 टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी दोगुना होती है किससे, टोटल एनर्जी से। और जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होती है, इट इज़ 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जो हमारे पास, इनको अलग से लिखिएगा। क्लियर, डेरिवेशन के बाद जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इट इज़ -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दुगना, बट माइनस टाइम्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। सो इन 6 रिलेशंस को याद रखिएगा, बेसिकली 3 ही है, एंड 3 से हम अलग 2 को भी निकाल सकते हैं। क्लियर, नाउ आते हैं नीचे हम अगेन इस इक्वेशन पे। क्लियर, इस वाली इक्वेशन पे नाउ आपसे ऐसे पूछेंगे, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसे हमने रेडियस के लिए निकाला था। क्लियर, रेडियस के लिए निकाला था। सो फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोलिए n कितना, 1, z कितना, 1। यूज़ करिए इक्वेशन को, इसको आप En भी लिख सकते हो, दिस इज फॉर nth ऑर्बिट, इसको आप En भी लिख सकते हो। सो आप लिखोगे E1। क्लियर, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी, इट इज़ -13.6। इक्वेशन में Z/n²। अब Z, क्लियर, अब Z नहीं यार, Z² होगा, हमने कहीं पे गड़बड़ की है। वेट अ सेकंड, Z, हाँ देखिए यहाँ पे अगेन वापस आते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा ठीक करिएगा। ये Z और ये Z और ये Z। सो ये क्या बनेगा, Z²। क्लियर, Z² बनेगा। सॉरी फॉर दिस, इसको लिखिएगा, ये बनेगा Z²। क्या बनेगा, Z²। क्लियर, सो ऊपर तो हमने Z लिखा था, बट मल्टीप्लाई के टाइम इसको भूल गए पावर 2 करना। क्लियर, सो दिस इज Z²। सो यहाँ पे Z² हमारा, क्लियर, Z², क्योंकि ये इक्वेशन को काफ़ी प्रॉब्लम करता है यहाँ पे। क्लियर, सो इट इज़ -13.6 Z²/n²। सो -13.6 Z², क्योंकि ये इक्वेशन सभी को याद होती है, Z²/n²। Z का वैल्यू कितना, 1। सो 1² n का वैल्यू 1 ही, सो 1²/1। सो बेसिकली एनर्जी हमारी निकलेगी -13.6 ही, E1। क्लियर, कितनी, -13.6। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप इसको ही लिख सकते हो, दिस इज EH1, इसको मैं नाम दूंगा EH1।
EH1। क्लियर, यानी कि जो पहला ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, इसकी एनर्जी इतनी कितनी, -13.6। नाउ सेकंड ऑर्बिट पे आइए, सेकंड ऑर्बिट पे आइए, सेकंड ऑर्बिट पे आइए, n इज इक्वल टू 2, बट z हमारे पास कांस्टेंट 1, हाइड्रोजन की ही बात हो रही है, सो E2 निकालिए। E2 कितना बनेगा, -13.6 इंटू -13.6 इंटू ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर z स्क्वायर, यानी कि ऊपर रहेगा 1 स्क्वायर ही, बट नीचे n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी कि इट इज़ -13.6 डिवाइड बाई 4। क्लियर, ये हमारे पास E2 निकली कितनी, -13.6 अपॉन में 4। और आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, E2 इज़, अच्छा -13.6 को हमने नाम दिया EH1, सो आप इसको बोल सकते हो इट इज़ माइनस टाइम्स EH1 डिवाइड बाई 4। क्लियर, EH1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल के रखिएगा, -13.6 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास निकल के आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये आगे जाकर हमें हेल्प करेगा। क्लियर, ये आगे जाकर हमें हेल्प करेगा। क्लियर, सो इतना याद रखिएगा। क्लियर, ये इतनी एनर्जी आ गई दूसरे ऑर्बिट के लिए। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, n कितना 3, बट z कांस्टेंट 1, सो निकालिए E3। अब आप खुद निकाल सकते हैं, बोलिए कितनी होगी, 13.6 इंटू, बोलिए कितनी, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। अगर हम z का स्क्वायर नहीं लेते, जो मैंने ऊपर मिस्टेक की थी, सो आपको z का स्क्वायर लेना है इक्वेशन में, क्योंकि z इंटू z। बट जब आप जाओगे ना किस में, हीलियम में, लिथियम में, हाइड्रोजन में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं करता, बट हीलियम लिथियम में आपको ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है वहाँ पे। क्लियर, सो इसलिए पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर हो जाता है, क्लियर, क्योंकि इंसान जल्दी चलता है सो भूल जाता है चीज़ें। क्लियर, सो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। सो 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, अब n कितना 3, सो 3 स्क्वायर, सो इट इज़ -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर कितना, 3 स्क्वायर हमारा 9। सो आप इसको लिख सकते हो, -13.6 को हमने नाम दिया था क्या, याद आ रहा होगा आपको। क्लियर, उसको हमने नाम दिया था EH1, सो आप इसको लिख सकते हो EH1 अपॉन 9, EH1 अपॉन 9, यानी कि जो थर्ड ऑर्बिट के लिए होती है, अगर आप उसको फर्स्ट ऑर्बिट के साथ कंपेयर करो, सो इट इज़ उसका 1/9 टाइम्स। क्लियर, फर्स्ट ऑर्बिट का 1/9 टाइम्स। ऐसे भी आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है। और अगर आप वैल्यू भी निकालना चाहो, क्लियर, वैल्यू E3 के लिए हमारा वैल्यू -13.6 डिवाइड बाई 9, ये आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। क्लियर, चलिए एक और निकालते हैं, डी निकालते हैं फोर्थ ऑर्बिट के लिए। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n कितना 4, z कांस्टेंट कितना 1, सो ये निकलेगा E4 कितना, यहाँ पे 16 टाइम्स, 1/16 टाइम्स E4 -13.6 इंटू ऊपर 1 का स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर, सो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा -13.6 अपॉन 16, और आई कैन राइट इट एज, जो हमारा E4 निकला वो कितना निकला, वो निकला EH1/16, यानी कि 1/16 टाइम्स। सिमिलरली E5 के लिए निकलेगा 1/25 टाइम्स। एंड जब आप यहाँ से -13.6 डिवाइड बाई 16 करोगे, ये निकल के आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना निकलेगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाकर जब आप स्पेक्ट्रल सीरीज देखोगे या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम देखोगे, वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। क्लियर, काफ़ी हेल्प करेगा। सिमिलरली जब आप फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालोगे, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n कितना होगा 5, z शिटल 1, सो E5 जब आप निकालोगे, E5 हमारा निकलेगा किसके बराबर, -13.6 इंटू z स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर, नीचे 5 स्क्वायर कितना 25, सो ये बनेगा -13.6 डिवाइड बाई 25, हमारा E5 ये बनेगा नीचे 25, और यू कैन से इट इज़ EH1 अपॉन 25, यानी कि जो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी होती है, इट इज़ 1/25 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट। और जब आप इसको यहाँ से निकालोगे, क्लियर, जब आप इसको यहाँ से निकालोगे 13.5 डिवाइड बाय आप 25 करोगे, ये आपका निकलेगा 0.5 कुछ, एंड ये निकलता है 0.54।
दिस विल कम आउट टू बी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, इसलिए मैंने आपको वैल्यूज़ भी दिखाई क्योंकि ये हमें आगे जाकर हेल्प करेंगे। सो इस हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है यहाँ से ऐसे ही। बोलिए 4th ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी, बोलिए 2nd ऑर्बिट के लिए, बोलिए 5th 6th 10th ऑर्बिट। क्लियर, या फिर रेडियस बोलिए इस हिसाब से। सो ये चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी। क्लियर, या फिर ऑर्डर पूछेगा इनका 1st 2nd 3rd 4th इनका बोलिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन नीट में, जेई में, या फिर सीबीएसई में आपको बोलेंगे रेशियो ऑफ फर्स्ट, क्लियर, फर्स्ट ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, फर्स्ट या फिर फर्स्ट ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट आपको रेशियो बोलेंगे, या फिर रेशियो ऑफ 2nd ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट, इसी हिसाब से। सो आपको निकालना होगा इसी हिसाब से 2nd to 3rd यानी कि E2/E3। अच्छा, आपको बोलेगा 4 and 5th ऑर्बिट का रेशियो निकालो एनर्जी के लिए, E4/E5 आप निकालोगे, एंड यहाँ से आपने वैल्यूज़ निकाले होंगे, उनको आप वहाँ पे पुट करोगे। क्लियर, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिमिलरली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए भी आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में, बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा हीलियम लिथियम। हीलियम के लिए हमारा H+। क्लियर, अच्छा, लिथियम 2+। सो कुछ नहीं करना होगा आपको। हीलियम के लिए हमारा Z कितना 2, लिथियम के लिए हमारा Z3। बाकी अगर आपको किसी भी लेवल के लिए पूछे, वहाँ अगर फर्स्ट लेवल के लिए N1, 2nd लेवल के लिए N2, सिमिलरली 3rd ऑर्बिट के लिए N3, Z का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, सिमिलरली लिथियम के लिए N1, N2, N3, इन इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट करने हैं। आपके वैल्यूज यहाँ से आएंगे हीलियम एंड लिथियम के लिए भी। क्लियर, सो इनको भी आप कर सकते हैं, इनको आप खुद से ट्राई करिएगा। क्लियर, इनको आप खुद से ट्राई करिएगा, बट ये जनरली आपसे नहीं पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, स्पेक्ट्रल सीरीज, अगर मैं स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करूं हाइड्रोजन एटम के लिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन निकालनी होगी, फ्रीक्वेंसी के लिए ये इक्वेशन निकालनी होगी। क्लियर, R1/N1² माइनस N2², ये इक्वेशन आपको डिराइव करके देनी होगी। क्लियर, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा। देखिए इसके लिए डेरिवेशन हमारे पास है। देखिए हमने एनर्जी की इक्वेशन दी। देखिए वी हैव E = -2π² mk² Z²। क्लियर, E⁴ जो मैंने आपको बोला था। क्लियर, ये हमें हेल्प होगी कहाँ पे, स्पेक्ट्रल सीरीज में। एनर्जी वाली इक्वेशन जिसकी मैंने बात की थी, ये इक्वेशन। क्लियर, ये इक्वेशन, इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास है इक्वेशन। क्लियर, ये हमारे पास है इक्वेशन। क्लियर, एंड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में, इसमें क्या होता है, बेसिकली इमेजन ऑफ फोटॉन होता है। सो ऐसा भी आप लिखेंगे, वी नो दैट when an electron makes a transition from higher energy level to a lower energy level, comma, the emission of photon occurs. We know that when an electron makes a transition from higher energy level to a lower energy level, the emission of photon occurs. Therefore आप लिखोगे, क्लियर, फॉर एग्जांपल हायर एनर्जी लेवल है हमारे पास E2, लोअर एनर्जी लेवल हमारे पास E1। सो आप लिखोगे E2 - E1 कितना होगा हमारा hν। क्लियर, hν। सो यहाँ पे पुट कर सकते हो आप वैल्यूज़ को। सो आप लिखोगे यहाँ पे -2π वही स्क्वायर m, अच्छा, k, यहाँ पे Z², यहाँ पे E⁴। क्लियर, E⁴। अब नीचे ट्विस्ट आएगा। क्लियर, नीचे क्या हमारे पास N² H²। सो आप यहाँ पे लिखोगे N2²। क्लियर, N2² इंटू H², माइनस, फिर इक्वेशन का माइनस यहाँ पे। क्लियर, फिर माइनस E1 कितना होगा, -2π² mk Z² E⁴। क्लियर, mk Z² E⁴।
अपॉन में यहाँ पे n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर, n1 स्क्वायर एच स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये एच न्यू के बराबर होगा। क्लियर, ये एच न्यू के बराबर होगा। क्लियर। सो देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम क्लियर, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अच्छा, हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे हम। यहाँ पे Z का वैल्यू देंगे फिलहाल, Z इज इक्वल टू 1 दीजिए इक्वेशन में। Z1 हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, देखिए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -2 पाई स्क्वायर m के, Z का वैल्यू 1 E4 अपॉन N2 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर m के E4 अपॉन n1 स्क्वायर यहाँ पे एच स्क्वायर, n1 स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच न्यू। किसके बराबर, एच न्यू। अब कॉन्स्टेंट आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए खाली n2 और n1 हमारे पास क्या है, 1/n2 स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल्स। क्लियर। सो मैं देखिए, ये है माइनस, ये है प्लस, यहाँ पे ये है माइनस, यहाँ है ये है प्लस, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, 2 पाई स्क्वायर m के E4 अपॉन में n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। पहले मैं इसको लिखूंगा। क्लियर, पहले मैं प्लस वाली इक्वेशन को लिखूंगा, फिर मैं माइनस वाली 2 पाई स्क्वायर m के E4 अपॉन में n2 स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। कुछ नहीं किया मैंने, पहले प्लस को लिखा फिर माइनस को। क्लियर, कुछ नहीं, इसको इधर लिखा इसको इधर लिखा, बाकी कुछ नहीं। नाउ अब कॉमन में निकालता हूँ, 2 पाई स्क्वायर m के E4 नीचे एच स्क्वायर। क्लियर, नीचे एच स्क्वायर, देखिए दोनों में क्या है ये कॉमन। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। समझ में आया होगा, दिस इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज इक्वल टू एच न्यू। समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे पास n1 स्क्वायर और n2 ही स्क्वायर वेरिएबल थे, बाकी कांस्टेंट टर्म्स थी इनमें। क्लियर, वैल्यूज कांस्टेंट थे। सो ऐसे आप लिखोगे। क्लियर, ऐसे आप लिखोगे। एंड जो 2 पाई स्क्वायर m के E4 एच स्क्वायर हमारे पास है, यही हमारे पास किसके बराबर होता है, देखिए देखिए देखिए, अभी नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा और ट्विस्ट इसमें लाएंगे हम। और इसी इक्वेशन को लिखिए, दिस इज एच न्यू हमारे पास होता है C अपॉन लेमडा के बराबर, न्यू हमारे पास होता है C अपॉन लेमडा के बराबर। लिखिए, क्लियर, लिखिए इसको, क्लियर, लिखिए इसको। यहाँ से वही आप लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर m के E4 अपॉन में एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर, इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। क्लियर, इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। और एच सी को भी नीचे लाइए, एच सी को इधर लेके आइए, एच सी को इधर लेके आइए। यहाँ से क्या बचेगा, 1/λ। सो 1/λ जो हमारा बचेगा, ये किसके बराबर बचेगा, ये बचेगा 2 पाई स्क्वायर m के E4। एच सी को आपने नीचे लाया, ये क्या बनेगा, एच और एच क्यूब इंटू सी, एंड साथ ही में हमारे पास क्या है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक टर्म पे ध्यान दीजिए। क्लियर, कुछ नहीं मैंने किया, क्या किया मैंने, जो एच और सी है, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट दोनों हैं, इनको मैंने नीचे लाया। क्लियर, मल्टीप्लाई किया एच स्क्वायर के साथ, ये क्या बना, एच क्यूब इंटू सी। नाउ इतना जो हमारे पास होता है, ये 1/λ को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू आर। ये जो टर्म हमारे पास बची, इसको हम बोलते हैं RN1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन निकल के आई, ये आपके पास इक्वेशन निकल के आई, वायर आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m के E4 एच क्यूब सी। क्लियर, वायर आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू हमारे पास इतना। क्लियर, आर का वैल्यू इतना, एंड आर को हम बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर, आर हमारा क्या, यहाँ पे आर को हम बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर, आर को हम बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर, एंड इसका वैल्यू आप लिख सकते हो इतना हमारे पास। क्लियर, इतना हमारे पास। नाउ ये तो हो गया 1/λ। क्लियर, और वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेव नंबर हमारे पास होता है, एंगुलर वेव नंबर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ 1/λ। क्लियर, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगुलर वेव नंबर, यहाँ पे किसकी जगह, 1/λ की जगह, इट इज़ R1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन भी आप रख सकते हो, दिस इज द इक्वेशन, एंड यही आपको डिराइव करना है। क्लियर, स्पेक्ट्रल सीरीज में। क्लियर, ऊपर से आइए, लीजिए स्क्रीनशॉट।
क्लियर। हो गया ये। अब N1 क्या है यहाँ पे, N2 क्या है, क्लियर। N1 N2 ये भी आप लिख के रखेंगे यहाँ पे। N1 N2 क्या है, क्लियर। N1 है यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट टू विच एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, क्लियर। अच्छा, N2 क्या है हमारे पास, वो ऑर्बिट फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, क्लियर। यहाँ पे लिखोगे आप ऑर्बिट टू विच एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, वो ऑर्बिट का नंबर आपको लेना है टू विच एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। अच्छा, N2 क्या है, ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल्स, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल्स, यानी जिस ऑर्बिट से फॉल कर रहा है। सिमिलरली सिंपल में N2 हायर ऑर्बिट, N1 लोअर ऑर्बिट होगा, क्लियर। N1 हमारे पास लोअर ऑर्बिट होगा, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे बात करूं, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे बात करूं, हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती है, क्लियर, स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती है, यू ऑल नो दैट हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज़ हमारे पास जो होती है, इसमें हमारे पास बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं, क्लियर। इसमें हमारे पास बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। चलिए इसको लिखते हैं पहले। जो हमारे पास हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हैं। पहला लाइमन सीरीज़, लाइमन सीरीज़, फिर बामर सीरीज़, लाइमन बामर, फिर पैस्टन सीरीज़, PASHEN, फिर ब्रैकेट BRACKETT ब्रैकेट सीरीज़, फिर फंड PFUND। सो ये 5 सीरीज़ हमारे पास होती हैं, लाइमन, बामर, पैस्टन, ब्रैकेट, फंड, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे रेडिएशन बिलोंग्स टू, ऐसे लिखिए, रेडिएशन बिलोंग्स टू रीजन, रेडिएशन बिलोंग्स टू रीजन, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। लाइमन सीरीज, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कौन सी रेडिएशन, यहाँ पे UV, क्लियर, यहाँ पे विजिबल। पेस्टन में, पेस्टन की अगर मैं, अच्छा, लाइमन में UV रेडिएशन, बामर में विजिबल, पेस्टन में इंफ्रारेड, मैं लिखूंगा शॉर्ट में I, ब्रैकेट में इंफ्रारेड I, फंड में इंफ्रारेड I। ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं। नाउ आपको बोलेंगे साथ ही में इनमें लोअर एनर्जी वैल्यू बोलिए, लोअर एनर्जी वैल्यू, लोअर एनर्जी वैल्यू यानी कि N1, एंड हायर एनर्जी वैल्यू, हायर एनर्जी वैल्यू N2। इनके वैल्यूज़ बोलिए आप, इनके वैल्यूज़ बोलिए। सो याद रखिएगा, जो लाइमन है इसमें जो N1 होता है इट इज़ 1, N2 क्या हो सकता है 2, 3, 4 सो ऑन। अच्छा, बामर के लिए N1 कितना 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, क्लियर। अच्छा, इसके लिए कितना होगा 3, 4, 5 N2 का वैल्यू, इसके लिए 4, 5, 6 सो ऑन, क्लियर। इसके लिए क्या होगा 5, 6, 7 सो ऑन, इसके लिए क्या होगा 6, 7, 8 सो ऑन। सो इस हिसाब से इस टेबल को आप याद करेंगे, क्लियर, इस टेबल को आप याद करेंगे, क्लियर। ये यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये यहाँ पे सीरीज, ये रेडिएशन बिलोंग्स टू रीजन, ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल। सो इन वैल्यूज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, इन वैल्यूज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर इन्हीं वैल्यूज़ को आपको पुट करना होगा हमारी इक्वेशन में, जो हमने अभी इक्वेशन निकाली, ये इक्वेशन। सो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इस पे आएंगे, क्लियर। नाउ इन्हीं वैल्यूज़ का मैं यूज़ करूँगा एक एक करके। पहले हमारे पास लाइमन सीरीज़, लाइमन सीरीज़, लाइमन सीरीज़ में हमारे पास N1 कितना 1, N2 कितना 2, 3, 4, 5 सो ऑन, क्लियर। अच्छा, देयरफॉर फॉर फर्स्ट लाइन, देखिए फर्स्ट लाइन के लिए क्या होता है, फॉर फर्स्ट लाइन, क्लियर, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, पहली लाइन के लिए N1 होता है 1, N2 हमारे पास होता है 2, क्लियर, N2 हमारे पास होता है 2। इस हिसाब से आपको वैल्यूज़ निकालने। सिमिलरली सेकंड लाइन के लिए अगेन जो N1 होगा वो 1 होगा, बट N2 3। सिमिलरली थर्ड लाइन के लिए, थर्ड लाइन के लिए N1 होगा 1, N3 होगा 4, क्लियर। उस हिसाब से आपको वैल्यूज़ निकालने हैं। सो निकालिए। फर्स्ट लाइन के लिए 1/λ, क्लियर, 1/λ कितना, यहाँ पे R, यहाँ पे 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, क्लियर, 1/N2 का होल स्क्वायर। अच्छा, R का वैल्यू भी यहाँ पे लिख के रखिएगा। R का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, इसका वैल्यू इट इज़ 109678, क्लियर, इट इज़ 109678। नाउ
जब आप यहाँ पे आर का वैल्यू डालोगे 109,678 एंड साथ ही में अच्छा 1/n1 स्क्वायर, सो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्लियर, 1/2 का स्क्वायर, क्लियर। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4, सो 4 1 4 4 माइनस यहाँ पे 1 1 इंटू 4 हो गया 4, ये बनेगा 4 माइनस 1 3/4। सो इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो, क्लियर, इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। चाहे आप आर का वैल्यू डालो या फिर नहीं डालो, पहले आप आर का वैल्यू मत डालिए, आप लिख सकते हो इसको 3r/4, क्लियर, आप इसको लिख सकते हो 3r/4। ये बना हमारा लैम्डा। एंड जब आप इसमें आर का वैल्यू डालोगे 3 इंटू 109,678 डिवाइड बाई 4 करोगे आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 1215.7 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। ये आपके पास वैल्यू बनेगा किसके लिए, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन के लिए, याद रखिएगा, दिस इज़ फॉर फर्स्ट लाइन, क्लियर, दिस इज़ फॉर फर्स्ट लाइन। इस हिसाब से आप वैल्यूज़ को ध्यान में रखेंगे, क्लियर, इस हिसाब से आप वैल्यूज़ को ध्यान रखेंगे। बट ये जो वैल्यू आपका निकलेगा ये लैम्डा निकलेगा, सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू आपका निकलता है ये लैम्डा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 1/λ निकाल रहे थे। आप इसका लैम्डा निकालोगे एंड आपका लैम्डा इतना निकलेगा 1215.7 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। सिमिलरली आप सेकंड लाइन के लिए भी निकाल सकते हो, क्लियर, आप सेकंड लाइन के लिए भी निकाल सकते हो, बट आपको हमेशा फर्स्ट लाइन का पूछेंगे। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे बोल के रहूँगा फॉर सेकंड लाइन, क्लियर, फॉर सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, आप लाइमन सीरीज n1 क्या लोगे आप 1, अच्छा, बट n2 क्या होगा, अब n2 हमारे पास 3, अच्छा, थर्ड लाइन के लिए n1 कितना, n1 1 ही, n2 कितना, n4, फोर्थ लाइन के लिए n1 कितना, n1 1 ही, बट n2 हमारा 5। इस हिसाब से आप निकालोगे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, बट ये वैल्यूज़ आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको हमेशा फर्स्ट लाइन के वैल्यूज़ पूछे जाएंगे, क्लियर। नाउ आते हैं फिर बामर सीरीज पे। बामर सीरीज एंड इन बामर सीरीज वी नो n1 कितना 2, देयरफॉर n2 कितना होगा 3 4 5 6 सो ऑन, जहाँ तक आप निकाल सकते हो, क्लियर। सो आप फिर डायरेक्ट अब आप खुद निकाल सकते हो इनका वैल्यू 1/λ r, यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर निकालिए, क्लियर। सो n1 आपको फर्स्ट लाइन के लिए पहले आप लिखोगे फॉर फर्स्ट लाइन, खाली आप फर्स्ट लाइन के वैल्यूज़ निकालना। फर्स्ट लाइन के लिए n1 कितना होगा 2, n2 कितना होगा, n2 हमारे पास 3 होगा। इन वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हो। चलिए इसका मैं दिखाऊंगा, बाकी का आप खुद निकालोगे। सो इट इज़ 1/λ जो हमारे पास होगा, इट इज़ r, यहाँ पे n1 कितना इसका 2 स्क्वायर माइनस n2 कितना 3 स्क्वायर फर्स्ट लाइन के लिए, क्लियर। सो इट विल कम आउट टू बी 1/4 माइनस 1/9, 9 उधर माइनस 4 4 9 4, यहाँ पे 36, 9 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 बना 5/36, 5/36। सो 1/λ आपका बना 5r/36, 5r/36 आपका ये बना, क्लियर, फर्स्ट लाइन के लिए 5r/36। एंड ये वैल्यूज़ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर, फर्स्ट लाइन के लिए। सो इस हिसाब से अदर लाइन्स के लिए आप निकालोगे, क्लियर, इस हिसाब से अदर लाइन्स के लिए आप निकाल सकते हो एंड इसमें आर का वैल्यू आप डाल सकते हो। सिमिलरली लाइमन, ऐसा इसी हिसाब से लाइमन, बामर, फिर पेस्टन के लिए आप वैल्यूज़ क्या यूज़ करोगे, पेस्टन के लिए n1 कितना 3 एंड n2 हमारे पास 3 4 5। सो पेस्टन ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया, उनके लिए आप खुद निकालेंगे, क्लियर, ये आपका काम हो गया। सो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए, खाली आप फर्स्ट लाइन का निकालना, बाकी आप कुछ नहीं करना, फर्स्ट लाइन का ही निकालना, क्लियर। अच्छा, पेस्टन के लिए फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, अब मैं ही लिख के रखता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू r अपॉन 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, क्लियर, फर्स्ट लाइन के लिए। सिमिलरली ब्रैकेट के लिए फर्स्ट लाइन के लिए 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ पे 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ब्रैकेट, फिर फंड PFUND, फंड के लिए फर्स्ट लाइन के लिए 1/r, यहाँ पे 1/5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/6 स्क्वायर फर्स्ट लाइन के लिए। एंड किसी भी लाइन के लिए आप n का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। नेक्स्ट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहीं पे टॉपिक फिनिश होगा। एनर्जी लेवल के बाद एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ये पहला पार्ट फिनिश। एनर्जी लेवल डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम,
ऐसे आप बनाएंगे एंड यहाँ से वैल्यू हमारा कितना, दिस इज ज़ीरो एनर्जी। क्लियर। अच्छा, कुछ वैल्यूज़ आपको लिखने होंगे, जो एनर्जी के लिए हमने वैल्यूज़ निकाले थे वही आपको यहाँ पे यूज़ करने होंगे, वही आपको यहाँ पे यूज़ करने होंगे। पहले मैं बनाता हूँ फिर आप बनाओगे। ये वाला वैल्यू हमारे पास -0.38। अच्छा, इसके बाद ये वाला वैल्यू -0.54। उसके बाद ये वाला वैल्यू -0.85। क्लियर। इसके बाद ये वाला वैल्यू -1.51। उसके बाद ये वाला वैल्यू -3.4, ऐसे ही बनाएगा। उसके बाद ये वाला वैल्यू आप लिखोगे, थोड़ा दूर इसको लिखेंगे, आप इसको लिखोगे यहाँ पे -13.6। ये किस में वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए, अब देखिए, ये तो आपने एनर्जी के वैल्यूज़ लिखे। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आए, जो हमने कैलकुलेट किए थे एनर्जी में हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। सो देखिए, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे आप करोगे, ऐसे आप बनाएंगे, यहाँ से ऐसे। क्लियर। एंड यहाँ पे देखिए, इसको आप नाम देंगे n=1। क्लियर। ये पहली लेवल में हमारे पास एनर्जी निकल के आ रही थी हाइड्रोजन के लिए। दिस इज n=2, दिस इज n=3, दिस इज n=4, दिस इज n=5, दिस इज n=6 एंड ऊपर वाली हमारे पास क्या है, दिस इज n=इन्फिनिटी, दिस इज n=इन्फिनिटी, ये वाली लाइन। क्लियर। दिस इज n=इन्फिनिटी। अब आपको यही लाइमन ब्रैकेट, लाइमन बामर पेस्टन ब्रैकेट फंड यहाँ पे दिखाना है। क्लियर। लाइमन ब्रैकेट फंड यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ें दिखानी है। देखिए, अगर मैं पहले बात करूँ, अलग अलग पेन लूँ यहाँ पे। सो देखिए, अगर मैं पहले लाइमन की बात करूँ, लाइमन के लिए हमारे पास n कितना होता है, लाइमन के लिए, लाइमन के लिए। अच्छा, वापस मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे वेट अ सेकंड। देखिए, यहाँ से आपको लाइमन के लिए कितना n1 होता है, 1। n2 कितना, 2 3 4, इट कैन बी एनीथिंग, 2 3 4 5 6। सो n1 हमेशा 1, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किधर से आ सकता है। क्लियर। वो आ सकता है फ्रॉम n2 टू n1। क्लियर। n2 टू n1, या फिर n3 टू n1 आ सकता है, या फिर n4 टू n1 आ सकता है। क्लियर। या फिर n5 टू n1 आ सकता है, या फिर n6 टू n1 आ सकता है। क्लियर। सिमिलरली n इन्फिनिटी टू n1 आ सकता है। क्लियर। सो ये किसके लिए है, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज फॉर लाइमन। क्लियर। ये होगी लाइमन। क्लियर। ये होगी लाइमन की एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली बामर, बामर में जब आप देखोगे, बामर में इसको मैं इस कलर से लिखूंगा। बामर में देखिए 2। क्लियर। n1 कितना, 2, बाकी 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आ सकता है, 3 टू 2 आ सकता है, 4 टू 2 आ सकता है, 5 टू 2 आ सकता है, 6 टू 2 आ सकता है। क्लियर। सिमिलरली इन्फिनिटी टू 2 आ सकता है। क्लियर। इन्फिनिटी टू 2 आ सकता है। समझ में आ रहा होगा। दिस इज फॉर बामर, दिस इज फॉर बामर। नेक्स्ट पेस्टन, पेस्टन के लिए कलर चेंज करते हैं। पेस्टन, पेस्टन के लिए 3। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 4 5 6 7। क्लियर। इन्फिनिटी से 3 तक। क्लियर। सो ऐसे ऐसे। क्लियर। 3 पे आ रहा है। क्लियर। सो 4 से 3। क्लियर। 5 से 3, 6 से 3, अच्छा 7 से 3, इन्फिनिटी से 3 आ सकता है। सो दिस इज फॉर किसके लिए, पेस्टन के लिए। ये है पेस्टन के लिए। क्लियर। सिमिलरली ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी लेवल डायग्राम 5 मार्क, या फिर कभी कभार आपके एग्जाम में 3 मार्क का भी पूछा जाता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 5 6 7 8 9 10, किधर, 4 की ओर। क्लियर। 4 की ओर। क्लियर। सो 5 से 4 आएगा, 6 से 4 आएगा, इन्फिनिटी से 4 आएगा। ये किसके लिए, ये ब्रैकेट के लिए। नीचे लिखेंगे आप ब्रैकेट। क्लियर। इस हिसाब से आपको ड्रा करना होगा अपने एग्जाम में, तब जाके आपको 5 मार्क्स बराबर मिलेंगे। नेक्स्ट इज फंड, लास्ट पे। फंड में 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, या फिर इन्फिनिटी से 5। सो लास्ट पे
6 से 5 या फिर इन्फिनिटी से 5 आ सकता है। ये हमारा फंड हुआ PFUND। क्लियर। सो ये हमने बनाई एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर। ये हो गई एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर। इस हिसाब से आपको एग्जाम में बनानी होगी एंड ये वैल्यूज़ भी लिखने होंगे, ये वैल्यूज़ आपको याद करने होंगे बेसिकली। क्लियर। ये वैल्यूज़ आपको याद करने होंगे, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल। क्लियर। यानी कि अगर एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल ये है n=1, दिस इज n=2, दिस इज n=3। सो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा है, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर। एक्साइटेशन एनर्जी। देयरफॉर आई कैन से जो एक्साइटेशन एनर्जी है डेल्टा E। क्लियर। डेल्टा E। क्लियर। स्पेशली डेल्टा E1। क्लियर। पहली एक्साइटेशन एनर्जी हमारे पास होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा E1 किधर से किधर जा रहा है? N1 to N2। सो आई कैन राइट इट एज एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल। ये हमारे पास होती है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सो वी नो दैट सेकंड लेवल में हमारे पास एनर्जी कितनी है? वैल्यूज हमने निकाले थे -3/4। क्लियर। -3/4। पहले लेवल में एनर्जी -13.6। सो वैल्यूज़ यहाँ पे डालिए -13.6। सो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। ये है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सिमिलरली डेल्टा E2 आप निकाल सकते हो, किधर से किधर? 2 to 3 जंप कर रहा है। क्लियर। 2 to 3 जंप कर रहा है। क्लियर। दिस इज n=2, ये n=2, ये n=3। सो 2 से 3 जंप कर रहा है। सो E3 माइनस E2 आप निकालोगे। क्लियर। एंड वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास E3 कितना? -1.51। क्लियर। सो दिस इज -1.51 या फिर -1.5 माइनस E2 के लिए वैल्यू देखिए, E2 के लिए वैल्यू -3.4। सो -3.4 माइनस ये बना प्लस, सो +3.4 एंड -1.5 जब आप निकालोगे ये निकलेगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। सो ये होगी हमारी एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आया होगा। लास्ट इज यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। यानी कि कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर है? फॉर एग्जांपल n=1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी पे। क्लियर। आपको लेके जाना है इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लेवल से इन्फिनिटी पे, यानी कि बाहर निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन को। कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर होगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी देयरफॉर वो क्या होगी? वो होगी E इनफाइनाइट, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल। क्लियर। जैसे हम अभी कर रहे थे, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल अपॉन E1 यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर। दिस इज हायर एनर्जी स्टेट एंड ये क्या है? ग्राउंड स्टेट E1। सो हायर पे कितनी अभी हमने देखा? इन्फिनिटी पे कितना? 0। सो यहाँ पे आप लिखोगे 0 माइनस E1 कितना? माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको E1 और इट इज़ माइनस टाइम्स E1। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज़ बेसिकली माइनस टाइम्स E1। एंड हाइड्रोजन एटम के लिए क्लियर कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? देयरफॉर आप लिखोगे IE1। अगर आपको फर्स्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन, वो आपको निकालना है बाहर। सो फर्स्ट शेल के लिए क्लियर वो आपको बाहर निकालना है। सो इट इज़ यहाँ पे कितना? -E1 एंड ये कितना हमारा? -E1 कितना? -13.6। सो ये हमारे पास कितनी बनती है? इट इज़ +13.6। सो ऐसे आप समझ जाओगे। क्लियर। ऐसे आपको समझ आएगा। क्लियर। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। ये हो गया आपका पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिलेगा, दैट इज अबाउट न्यूक्लियर। दिस इज ऑल अबाउट एटम। क्लियर। एटम में ये हमने सीखा आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर। देन हमने सीखा एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर। एनर्जी लेवल डायग्राम। देन हमने सीखा यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे सीरीज़ या फिर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी इक्वेशन। फिर हमने पहले यहाँ पे सीखी क्या? एनर्जी की इक्वेशन। क्लियर। एनर्जी की इक्वेशन। फिर यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन। क्लियर। वेलोसिटी भी हमने यहाँ पे सीखी। देन साथ में रेडियस भी हमने यहाँ पे सीखा एंड ऑल दैट। बाकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी हमने देखा। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।